नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा जीएस का 32वां प्रैक्टिस सेट है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करूंगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसने कहा है, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्न विकल्पों में से राजधानी कौन सी थी। अब टीपू सुल्तान के शासन काल की राजधानी कौन सी थी, ये बताना आपको। नजाराबाद थी, मैंगलोर थी, श्रीरंगपट्टनम थी या मैसूर थी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखो, टीपू सुल्तान के शासनकाल में जो उसकी राजधानी थी वो थी भैया श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। जब हैदर अली की मृत्यु हुई थी दूसरे मैसूर आंगल युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन बना था शासक? टीपू सुल्तान। ठीक। टीपू सुल्तान की एक संधि हुई थी जिसे हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक। कब हुई थी? 1792 में हुई थी ये। उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। वही बात करें, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर इसकी मृत्यु की बात करी जाए तो देखो, इसकी मृत्यु हुई थी भैया, इसकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगपट्टनम के किले में। इसकी मृत्यु हुई थी कि कौन से युद्ध में हुई थी? चौथे आंगल युद्ध में हुई थी, मैसूर आंगल युद्ध में। ठीक। इनके कितने मैसूर आंगल युद्ध कितने हुए थे? लगभग 4 युद्ध हुए थे। एक युद्ध पूछा गया है, एनटीपीसी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और आपका ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोआरी भाई मोआरी जनजाति कहाँ की है? मोआरी लोग निम्न में से किस देश में रहते हैं? तो चिली में, मैक्सिको में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में। तो देखो, चिली की जो जनजाति है क्या क्या है चिली में, आप पूछो। ठीक। अगर मैं मैक्सिको की बात करूं तो मैक्सिको में 2 जनजाति हैं। एक तो माया जनजाति के नाम से रहते हैं लोग बाग, दूसरा नहुआ नहुआ जनजाति के नाम से मैक्सिको के लोग भी की जनजातियां हैं। 2 जनजाति इंपॉर्टेंट जनजाति हैं। न्यूजीलैंड इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका में, एक जुल्लू और दूसरी है बोआर। ये 2 जनजाति यहाँ की इंपॉर्टेंट जनजाति हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी, भाई मैं आपको बात करूं श्रीलंका की। श्रीलंका की जनजाति कई बार पूछी गई है भैया। श्रीलंका की जनजाति फेमस जनजाति और पाकिस्तान की जनजाति का नाम क्या है भैया? देखो, श्रीलंका की जनजाति का नाम है वेड्डा। ठीक। और पाकिस्तान की जनजाति की बात करूं, पाकिस्तान की जनजाति का नाम क्या है? पाकिस्तान की जनजाति का नाम है भैया अफरीदी। ठीक है।
वहां के लोगों को क्या कहा जाता है? आफरीदी जनजाति कहा जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिनका भी आरपीएफ का एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1858 में, 1916 में, 1905 में, 1885 में। तो देखो 31 दिसंबर 1985 को 31 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बने थे और कहां पे हुआ था? 31 दिसंबर 1985 को हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी। भाई व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? पहले अध्यक्ष बने थे। कहां पर भैया? बम्बई में, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भैया? संस्थापक कौन थे? देखो स्थापना की बात करता हूं मैं। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम जो थे वो इसके क्या थे? संस्थापक थे, ठीक। 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक। पहले की बात बता दी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कब? 1885 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन है इनमें से? कौन है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो कार्य होता है वो सांप्रदायिकता हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, या मतलब धर्म से संबंधित कोई भी विवाद हो, उन मुद्दों को निपटाने के लिए या उन मुद्दों पर विचार करने के लिए ये एक आपका परिषद बनाई गई थी जिसे कहते हैं भारतीय एकता परिषद, ठीक। इसका जो अध्यक्ष होता है वो भैया कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? अब किसे कहा जाता है भैया जाट जाति का प्लेटो? महाराजा सूरजमल को, बिरसा मुंडा को, लक्ष्मण सेन को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहा जाएगा? तो भैया देखो जाट जाति का जो प्लेटो कहा जाता है वो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है, ठीक है। महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। और वर्तमान में आधुनिक में क्या कहा जाता है भैया? आधुनिक जो लेखक थे उन्होंने इसे कहा है जाट ओडिसियस, ठीक है। सूरजमल को क्या कहा गया है? जाट ओडिसियस, ठीक है। जाट की जो जाति है उसका प्लेटो महाराजा सूरजमल को ही कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करते हैं? बास्केटबॉल में, लंबी कूद में, गोला फेंक में, 100 मीटर स्प्रिंट में। देखो एकजुटता मतलब ग्रुप में खेलते हैं। 100 मीटर स्प्रिंट ग्रुप में खेलते हैं क्या? हर देश का एक प्रतिद्वंदित होता है, ठीक। वो अपनी रेस को जीतने के लिए अपनी तैयारी करता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता गोला फेंक
गोला फेंक में हर देश का एक नागरिक होता है, तो अपना गोला अलग अलग फेंकते हैं, कोई मिलजुल के नहीं फेंकता ना इसमें। लंबी कूद भी अकेले मारते हैं। सिर्फ एक बास्केटबॉल है जिसमें 5 खिलाड़ी आपस में सहयोग करके खेलते हैं, 5 एक साइड 5 दूसरी साइड। ठीक है, तो खिलाड़ियों की संख्या, तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भैया? 5। अब बात करूं मैं बास्केटबॉल। देखो बास्केटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल, तो ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का भैया? ये जो राष्ट्रीय खेल है भैया अमेरिका का है। अमेरिका में ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है, अमेरिका में ही इसका जन्म हुआ। 5 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रीय खेल किस देश का है? अमेरिका का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? अल्पास पर्वत, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत या एंडीज पर्वत? देखो अल्पास पर्वत कहां पर है भैया? ये यूरोप में है जी। ये कहां कहां पर है? यूरोप और एशिया में है। ठीक, वही बात करूं, हिमालय कहां पर है? एशिया में है। और एंडीज पर्वत कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अब देखो बात करते हैं, बात कर लेते हैं इनकी श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? माउंट एकांकुआ। ठीक, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वही बात करूं यूराल पर्वत की, नरादोन नाथा। ठीक, और यूरोप के अल्पास पर्वत की माउंट ब्लॉक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 15 है, 11 है, 16 है, 14 है? कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 के कै में जोड़े गए हैं। ठीक, कौन से अनुच्छेद संशोधन किया गया था? इनके लिए संशोधन क्या था? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है भैया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये संविधान मूल कर्तव्य लाए गए थे। कौन सी समिति द्वारा लाए गए थे? अगर समिति की बात करूं तो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं
मैं बात करूं मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में देखो, मूल संविधान में जो है आपके 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान संविधान में कितने हैं? 11। ठीक, 11वां कौन सा जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 82वें संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां, कौन सा? 11वां। ठीक है, तो अब भाई भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं टोटल? ऑप्शन नंबर बी 11 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता भी है। सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? अगर देखो बात करूं मैं, सरदार बलदेव सिंह कौन थे? ये 1946 में रक्षा मंत्री थे। ठीक है, रक्षा मंत्री थे, जबकि जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। ठीक, अगर मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले किसके अंडर में थे भैया? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? अब ये नदी दे रखी है, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, या माही नदी। देखो, सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है वो भैया गोदावरी नदी का क्षेत्र है। ठीक, गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गोदावरी की बात करूं, उद्गम की बात करूं, ठीक, तो गोदावरी का उद्गम जो हुआ है भैया नासिक के पास में एक जगह है जिसका नाम है नासिक के त्रियंबकेश्वरम के पास से हुआ था। ठीक है, ठीक, वही बात करूं मैं, गोदावरी को सबसे फेमस पॉइंट क्या? दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है इसे। ठीक, अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूं, सहायक नदी, तो सहायक नदी क्या क्या है? देखो, इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, और क्या है? वेनगंगा, और क्या है? वर्धा। और कौन सी सहायक नदी है? इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं
मैं बात करूं, इस नदी पर एक चीज बनी हुई है जिसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट पर जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक। अगर मैं बात करता हूं कावेरी नदी का, तो कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है। नर्मदा नदी की बात करूं, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। वहीं माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? विंध्याचल पर्वत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्रीधरन थे, वर्गीय कुर्कीन थे, सुब्रमण्यम थे, एम एस स्वामीनाथन थे। तो कौन थे भैया? अगर बात करें हम श्वेत क्रांति के जो जनक थे भारत में, वो थे वर्गीय कुरियंस। ठीक। इन श्वेत क्रांति किसे कहते हैं भैया? दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। ठीक। वहीं बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित यह कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था? यह चलाया गया था भैया 1970 में। ठीक है। 1970 में दुग्ध के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पैट में ये क्वेश्चन आया था कि ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? 1970 में। एम एस स्वामीनाथन ने किसकी की थी? हरित क्रांति की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कहां पर था? बंबई में था, दिल्ली में, मद्रास में, कोलकाता में? भारत में जो ब्रिटिश थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी भारत में 1879 में हुई थी। ठीक है। भारत में कहां पर हुई थी भैया? मद्रास में इसका मुख्यालय था। ठीक। किसने की थी? मैडम बला वाटस्की ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है भैया।
अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 24 कारखानों में कारखानों में 14 साल से कम आयु के काम नहीं कर सकते, यानी काम नहीं कर सकते। वही बात करें आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 किससे संबंधित है? धर्म के कार्यों की प्रबंधता की स्वतंत्रता। ठीक, वहीं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 29 से। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? मनमोहन सिंह को, अमर्त्य सेन को, नरसिंह राव को, या विश्वेश्वरैया को? तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वरैया को। इन्हें जो है भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न भैया कब मिला था? इन्हें भारत रत्न मिला था 1955 में। अब 1955 में इन्हें भारत रत्न क्यों मिला था? एक तो सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने मतलब और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए थे, इसलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1955 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ज्वारीय नदी पर है, शरावती नदी पर है, मांडवी नदी या ताप्ती नदी? तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर था? आपका गोदावरी नदी पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमक्खी किस प्रकार शहद ग्रहण करती है? अब मधुमक्खी किस प्रकार अपना शहद ग्रहण करती है? तो ग्रहण मतलब बनाती है वर्मी कल्चर में, एपीकल्चर में, जंगल विज्ञान में, या रेशम के कीड़े उत्पादन में? देखो वर्मी कल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्मी कल्चर जो हमारे केंचुए होते हैं, किसान के मित्र केंचुआ, केंचुओं की खेती किसके अंडर में आती है भैया? केंचुओं की खेती आती है आपकी वर्मी कल्चर में। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। ठीक, जंगल विज्ञान, जंगल विज्ञान में पौधों की खोज, पौधों या पेड़ों की खेती। पेड़ पौधों की खेती। ठीक है, रेशम के कीड़े का पालन, इसे क्या कहते हैं? कौन सा विज्ञान के अंतर्गत आता है ये? यह था सेरिकल्चर। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्दू में तलाक शब्द का अर्थ है, बहुत फेमस वर्ड है, तलाक तलाक तलाक। तो क्या होता है? ग्राम प्रधान, विवाह विच्छेद, राजस्व निपटान, या न्यायिक अधिकारी? देखो उर्दू में तलाक शब्द का जो अर्थ होता है वो विवाह विच्छेद से होता है, अर्थात किसी को तलाक देने पर
तलाक दे दिया मैंने तुझे, अलग कर दिया, अपना जो वैवाहिक संबंध था वो अलग कर लिया है तलाक देने पर, ठीक। अगर मुस्लिम में 3 बार तलाक 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 कह देते हैं तो वो वैसे अलग हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने इसके मतलब कड़ी कार्रवाई कर रखी है कि अगर कोई भी 3 तलाक देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी या कब शुरू की गई थी? 1989 में, 1981 में, 1979 में, 1991 में। तो देखो नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी भैया वो की गई थी 1991 में, ठीक। किसने की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था, पीएम और वित्त मंत्री। इन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की गई थी 1991 में। पीवी नर सिम्हा राव, ठीक भैया। अगर मैं बात करूं वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, ठीक है। अर्थव्यवस्था को अलग रूप देने का कार्य किया था मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं, 110 विषय हैं, 47 विषय या 52 विषय? देखो मूलतः संघ सूची में जो विषय है वो है 97 विषय, लेकिन वर्तमान में कितने? वर्तमान में भैया वर्तमान में है आपके 100, ठीक। अगर संघ सूची की बात कर ली तो राज्य सूची की भी बात कर लूं मैं। राज्य सूची और दूसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय? देखो पहले कितने थे राज्य सूची में? 66 थे और समवर्ती सूची में 47 थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में जो विषय है विषय, तो भैया वर्तमान में जो विषय है 66 विषय है, ठीक है। वर्तमान में वर्तमान में 66 विषय, वो जो पहले मूल संविधान में 66 विषय, 47 विषय समवर्ती सूची में, 61 विषय वर्तमान में है, जबकि 52 विषय समवर्ती सूची के वर्तमान में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को, 14 नवंबर को, 15 नवंबर को या 16 नवंबर को? तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है भैया? 14 नवंबर को, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, ठीक भैया। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय परोपकार दिवस, ठीक। अगर मैं बात करूं 16 नवंबर को सबसे फेमस चीज बनाई जाती है राष्ट्रीय
प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। ठीक, ये लगभग कितने क्वेश्चन थे दोस्तों? लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।